बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 8वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 15 सबक नंबर 15 वतन की तरफ वापसी। तो इस वीडियो में हम रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग रीडिंग अच्छी तरह से सुन लेंगे क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि आप मुझे रीडिंग करके दीजिएगा चैप्टर, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ये वतन की तरफ वापसी जो है महात्मा गांधी की आपबीती से ली गई है। तो ये हम महात्मा गांधी की मतलब आपबीती में से कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो ये देखिएगा, अब मुझे जनूबी अफ्रीका आए हुए 3 साल हो चुके थे, यानी वो जनूबी अफ्रीका गए हुए थे। तो वहीं की आपबीती बता रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था और ये भी खूब जान गए थे, ये भी मुझे खूब जान गए थे। 1869 में मैंने उनसे 6 महीने के लिए इजाज़त मांगी क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया कि मुझे जनूबी अफ्रीका में बहुत दिन रहना है। मेरी वकालत अच्छी खासी चलती थी और मुझे एहसास हो गया था कि लोगों को मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये इरादा कर लिया कि घर जाकर बीवी बच्चे ले आऊं और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लूं। मैंने ये भी सोचा कि वतन जाकर लोगों को जनूबी अफ्रीका के हालात से वाकिफ़ कराऊं और यहाँ के हिंदुस्तानियों का हमदर्द बनाऊं, तो कुछ कौमी खिदमत भी हो जाएगी। 3 पाउंड का महसूल हमारे जिस्म में नासूर की तरह था। जब तक ये दूर न हो जाए हमें चैन नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये था कि मेरे पीछे कांग्रेस और तालीमी अंजुमन का काम कौन संभाले। मेरी नज़र में 2 शख्स थे, आदम जी मियाँ खान और पारसी रुस्तम जी। यूं तो हमें अब ताजिरों के हल्के से बहुत से कारकुन मिल सकते थे, लेकिन इन लोगों में जो सेक्रेटरी के फ़राइज़ बाकायदा अंजाम दे सकते थे, जनूबी अफ्रीका के हिंदुस्तानियों में इज्जत की नज़र से देखे जाते थे, सबसे मुमताज़ यही 2 हजरात थे। जाहिर है सेक्रेटरी के लिए काम चलाने भर की अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी था। मैंने कांग्रेस में आदम जी मियाँ खां जो अब इंतकाल कर चुके हैं का नाम पेश किया और वो सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। तजुर्बे से मालूम हुआ कि ये इंतखाब बहुत मौजू था। आदम जी मियाँ खां के इस्तक़लाल, फयाजी, मुरव्वत और अखलाक से सब लोग खुश थे। हर शख्स पर यह बात साबित हो गया कि सेक्रेटरी के काम के लिए ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं जिसने बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की हो या इंग्लिस्तान में आला तालीम पाई हो। मैं 1869 के वस्त में 1896 के वस्त में पिंगोला जहाज से जो कलकत्ते जा रहा था वतन रवाना हुआ। जहाज पर बहुत कम मुसाफिर थे। इनमें से 2 अंग्रेज़ अफसर थे जिनसे मुझे बहुत बेतकल्लुफ़ी हुई। इनमें से एक के साथ मैं रोज़ाना 1 घंटे शतरंज खेला करता था। जहाज़ के डॉक्टर ने मुझे एक किताब दी जिसका नाम था मुअल्लिम के तमिल सिखाने वाली किताब, यानी तमिल सिखाने वाली तमिल ज़ुबान वाली किताब थी जिसमें तमिल सिखाई जाती थी। मैंने इस किताब को बाकायदा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे नटाल में तजुर्बे से ये मालूम हुआ था कि मुझे मुसलमानों से खला मिला पैदा करने के लिए उर्दू और मद्रासियों से मेलजोल रखने के लिए तमिल सीखना चाहिए। मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त भी मेरे साथ उर्दू पढ़ता था। इसकी फरमाइश से मैंने 3रे दर्जे के मुसाफिरों में एक उर्दू का मुंशी ढूंढ निकाला और हम दोनों की खूब पढ़ाई होने लगी। इस अंग्रेज़ का हाफिज़ा मुझसे बहुत अच्छा था। वो जो लफ्ज़ एक बार देख लेता था कभी नहीं भूलता था। मुझे अक्सर उर्दू हुरूफ के पहचानने में दिक्कत होती थी। मैंने बहुत ज़ोर लगाया मगर इसके बराबर कभी नहीं पहुंच सका। तमिल में मैंने खासी तरक्की की। कोई पढ़ाने वाला ना मिला, लेकिन किताब बहुत अच्छी लिखी हुई थी। और तो देखिए, शुरू में मैंने ये 1869 पढ़ा था ना, ये 1896, वो 6 और 9 के थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो देख लेंगे आप लोग, ये 1896 है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पहुँचने के बाद भी ये मुताला जारी रख सकूँगा,
मगर ये बिल्कुल मुमकिन था। सन 1893 के बाद से अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है वो ज़्यादातर जेल जाने में पढ़ा है। जो थोड़ी बहुत तमिल और उर्दू मुझे आती है वो मैंने जेल में ही सीखी है। तमिल जनूबी अफ्रीका की जेल में और उर्दू यरवदा जेल में, मगर तमिल बोलना मुझे कभी ना आया और पढ़ने की मश्क भी अब छूटती जाती है। मुझे अब तक ये एहसास है कि तमिल और तेलुगु न जानने से मैं बड़े घाटे में रहा। जनूबी अफ्रीका के दड़ावड़ियों ने मेरे साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया था, इसकी याद मुझे अब तक अजीज है। जब कभी कोई तमिल या तेलुगु दोस्त नज़र आता है तो मुझे बेइख्तियार उसके हमवतनों की अकीदत, इस्तक़लाल, इसार और बेनफसी का ख्याल आ जाता है, जिनका मेरा जनूबी अफ्रीका में साथ था। इनमें से अक्सर लोग मर्द हों या औरत अनपढ़ थे। जनूबी अफ्रीका की लड़ाई इन्हीं लोगों के लिए थी। यही अनपढ़ सिपाही इसमें लड़ते थे। गरीबों ही के लिए ये लड़ाई थी और गरीब ही इसमें दिल और जान से शरीक थे। इनकी ज़बान न जानने से और चाहे जो नुकसान हुआ हो, मगर अपने इन नेक और भूले हमवतनों का दिल मुट्ठी में लेने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये लोग टूटी फूटी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी बोल लेते थे और हमारा काम बगैर किसी दिक्कत के चलता था। लेकिन मैं तमिल और तेलुगु सीखकर इनकी मोहब्बत का मुआवजा अदा करना चाहता था। तमिल तो मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली, मगर तेलुगु में जिसके सीखने की मैंने हिंदुस्तान में कोशिश की, अलिफ बे से आगे न बढ़ सका। अब मैं गालिबन ये ज़बानें कभी न सीख सकूँगा। इसलिए मेरी सारी उम्मीद उसी पर मुनहसर है कि दड़ावड़ी हिंदुस्तानी सीख लेंगे। जनूबी अफ्रीका में इनमें से जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते वो हिंदी या हिंदुस्तानी टूटी फूटी सही मगर बोल लेते हैं। अलबत्ता अंग्रेज़ी जानने वाले से नहीं सीखना चाहते। गोया अंग्रेज़ी जानना खुद अपनी ज़ुबानों के सीखने में सद्दे रहा है। यानी जिनको अंग्रेज़ी आती वो ये सोचते हैं कि हम बोल लेंगे टूटी फूटी ज़बानों में, है ना, अपनी बात समझा देंगे। 24 दिन के बाद ये खुशगवार सफ़र ख़त्म हो गया और मैं दरियाए हुगली के हुस्न पर सर धुनता हुआ कलकत्ते पहुंच गया और इसी दिन मैं रेल में बैठकर बम्बई रवाना हो गया। बम्बई जिसका अभी नया नाम मुंबई है, तो मुंबई पहुंच गया वो। ये कहानी जो है महात्मा गांधी की आप बीती से, जिसका तर्जुमा सैयद आबिद हुसैन ने किया है। तो यहीं पर हमारा जो है चैप्टर हो गया है मुकम्मल। इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हो गई है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे जिनकी रीडिंग कमज़ोर है उनको दीजिए, उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।